आज है 14 नवंबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के उन नतीजों की जिन्होंने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग इसे सिस्टम का खेल क्यों कह रहे हैं। जानेंगे कि कैसे नीमो की लहर ने नीतीश कुमार की रिकॉर्ड वापसी कराई, लेकिन लालू परिवार के लिए बाल दिवस मायूसी का दिन बन गया। साथ ही पड़ताल करेंगे कि क्यों दिल्ली जहरीली हवा में लाचार है और प्रदूषण नियंत्रण के 28 करोड़ रुपये बिना इस्तेमाल के पड़े रहे। उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर है, जहां योगी सरकार ने अखलाक लिंचिंग केस के हत्यारों पर से केस वापस लेने की अर्जी दी है। इसके अलावा असम के मंत्री का बिहार जीत पर फूलगोभी वाला विवादित पोस्ट, आरएसएस की अमेरिकी लॉबिंग पर भी चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरकारा के साथ एक लाइव चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने इन परिणामों को अप्रत्याशित बताते हुए यह अंदेशा जाहिर किया कि यह राजनीतिक व्यवस्था के साथ की गई छेड़छाड़ की ओर इशारा करते हैं। उनके अनुसार इन नतीजों के साथ ही नीतीश कुमार का 2 दशकों का राजनीतिक युग अब समाप्त हो गया है। आंकड़ों का खेल चौंकाने वाला है। 2020 के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत हार का अंतर महज 12,800 वोटों का था और वोट शेयर में केवल 0.03% का फर्क था। लगभग 40 सीटें 1200 से भी कम वोटों से तय हुई थीं। श्रवण गर्ग ने सवाल उठाया, क्या 5 साल में सुशासन इतना बढ़ गया कि पूरा राज्य एकतरफा हो गया? इस बार एनडीए को 204 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन 33 सीटों पर सिमट गया। भाजपा का स्ट्राइक रेट 95% के करीब रहा, जो सामान्य राजनीतिक गणित से परे है। गर्ग ने कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो भी जाते, तो भी सरकार नहीं बन पाती, जो ये दिखाता है कि भाजपा ने बिहार में क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह समेट लिया है। श्रवण गर्ग ने एग्जिट पोल्स को पहले से बनाए गए माहौल का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि पोल्स में 130 से 209 सीटों की असामान्य रेंज देना एक बारीकी से रचा गया एग्जिट पोल था, जिसका मकसद नतीजों से पहले एक निश्चित मानसिकता तैयार करना था। उन्होंने याद दिलाया, अमित शाह ने पहले 200 सीटें कही थीं, फिर 160 तक लाए और अब नतीजे 204 पर ठहर गए। यह महज संयोग नहीं हो सकता। हालांकि गर्ग ने विश्लेषक प्रणय रॉय और योगेंद्र यादव के तर्कों का भी जिक्र किया। प्रणय रॉय का मानना था कि 10,000 रुपये की योजना ने महिला मतदाताओं को काफी प्रभावित किया, जिनकी संख्या इस बार 43 लाख अधिक थी। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए सामाजिक रूप से एक बड़ा गठबंधन है, जबकि महागठबंधन अब भी मुस्लिम यादव समीकरण तक सीमित है। यादव के अनुसार विपक्ष को चुनाव आयोग पर दोष मढ़ने से पहले अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने पर ध्यान देना चाहिए। चर्चा में यह भी सामने आया कि करोड़ों महिलाओं तक 10,000 रुपये की योजना बेहद संगठित तरीके से पहुंचाई गई, जिसमें बैंक अधिकारियों की मदद की आशंका भी जताई गई। गर्ग का मानना है कि इसका फायदा नीतीश से ज्यादा भाजपा को मिला। विपक्ष की कमजोरियों पर टिप्पणी करते हुए श्रवण गर्ग ने कहा कि विपक्ष ने यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की वैधता पर सवाल उठाते हुए भी चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। उन्होंने कटाक्ष किया, विपक्ष चोरी तब नहीं पकड़ता जब चोरी होती है, बल्कि तब जब चोर भाग चुका होता है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, राहुल चोर को पकड़ते हैं और फिर मलेशिया चले जाते हैं। वे काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाते। इस विश्लेषण के मुताबिक नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अब अनिश्चित है। ऐसी अटकलें हैं कि भाजपा ललन सिंह को मुख्यमंत्री और चिराग पासवान को उपमुख्यमंत्री बना सकती है। अंत में श्रवण गर्ग ने चेतावनी दी कि बिहार का चुनाव नतीजा सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। बिहार के इन नतीजों को नीमो की लहर का नतीजा बताया जा रहा है। राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार एक और रिकॉर्ड कार्यकाल के लिए वापसी करने को तैयार हैं। शुक्रवार 14 नवंबर, जो बाल दिवस भी था, राष्ट्रीय जनता दल और उसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव के लिए एक भूलने वाला दिन साबित हुआ। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक निराशाजनक रहा, लेकिन छोटे बेटे तेजस्वी यादव और राजद को जो नुकसान हुआ, वो लालू के लिए ज्यादा तकलीफदेह रहा होगा।
कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेजस्वी यादव की हार में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासनकाल के दौरान रहे जंगल राज की बड़ी भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक केमिस्ट्री, जो दोनों वंशवाद की राजनीति के खिलाफ हैं, ने सुशासन के वादे पर महिला मतदाताओं और आम जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की। चुनाव में एनडीए की जीत के पीछे महिला मतदाताओं की भारी भागीदारी एक प्रमुख कारण रही। 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक थे। एनडीए द्वारा 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता जमा करने की घोषणा ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा एनडीए नेताओं ने राजद के जंगल राज को एक डर के रूप में पेश किया और मतदाताओं को चेताया कि अगर एनडीए को वोट नहीं दिया गया तो वो दौर वापस आ सकता है। इस भारी जीत के बीच राजद के लिए दिन निराशाजनक रहा। तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से एक समय पर पीछे चल रहे थे। हालांकि अंत में वे 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए। लेकिन उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ा वोट प्रतिशत हासिल करने के बावजूद केवल 25 सीटों पर सिमट गई, जो 2010 के बाद उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। अब नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य में गरीबों पर 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के माइक्रोफाइनेंस कर्ज का बोझ है। रोजगार की कमी के कारण बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। शराबबंदी ने अवैध शराब की तस्करी को जन्म दिया है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस चुनाव में एक और बड़े नाम पर सबकी नजरें थीं, और वो थे प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों से एक बड़ा निष्कर्ष यह निकला है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन स्वराज पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक किशोर ने पहले घोषणा की थी कि जद कभी भी 25 सीटों का आंकड़ा पार नहीं करेगी और अगर ऐसा हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब जद के कार्यकर्ता किशोर को निशाना बना रहे हैं। कुछ पर्यवेक्षकों का दावा है कि इन दावों ने जद समर्थकों को उत्साहित किया, जिससे उन्होंने और ज्यादा आक्रामक तरीके से मतदान किया। शुरुआत में जन स्वराज पार्टी कुछ सीटों पर आगे दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, उसके उम्मीदवार पिछड़ने लगे। जद के एक नेता ने कहा कि जद पर प्रशांत किशोर की टिप्पणियां सूरज उगते ही अंधेरे की तरह गायब हो गईं। विपक्षी महागठबंधन के लिए भी यह चुनाव भूलने वाला रहा। कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, वहीं राजद ने भी अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए जश्न मनाने के कारण थे। ऐसा लगता है कि पार्टी 2020 के चुनावों में अपने प्रदर्शन से बेहतर करने की राह पर है। प्रशांत किशोर की तरह ही विपक्षी महागठबंधन की रणनीति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिहार चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों ने चुनावी प्रक्रिया और सामाजिक संकेतों पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। हरकारा डीप डाइव में चर्चा के दौरान पत्रकार नील माधव, प्रोफेसर अपूर्वानंद और निधीश त्यागी ने विपक्ष की रणनीतिक चूकों को उजागर किया। नील माधव ने अपने जमीनी अनुभव साझा करते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार में उत्साह की कमी और एक अनकहा भय का माहौल महसूस किया गया। कई गांवों में यह अफवाह थी कि वोट नहीं देने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा, जमीन छिन जाएगी या नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस डर के कारण कई प्रवासी मजदूरों ने भी ट्रेन से लौटकर मतदान किया। चर्चा में ये बात प्रमुखता से सामने आई कि महागठबंधन के पास बिहार के लिए कोई स्पष्ट विजन या ठोस योजना नहीं थी। उम्मीदवारों के नाम आखिरी समय तक तय नहीं किए गए, जिससे पार्टी के भीतर भ्रम और कमजोरी का संदेश गया। इससे भी बड़ी रणनीतिक चूक ये थी कि लगभग 10% सीटों पर बिना लड़े ही हार मान ली गई। पैनलिस्टों का मानना था कि इस बार प्रशांत किशोर की टीम ने जमीनी स्तर पर सघन अभियान चलाने के बजाय सोशल मीडिया और दिखावे पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। यह विपक्ष की एक बड़ी कमजोरी साबित हुई। यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण और वोटर लिस्ट से जुड़ी अनियमितताओं पर भी चिंता जताई गई। ये तर्क दिया गया कि मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक कारण ये हो सकता है कि कुल मतदाताओं की संख्या कम कर दी गई थी। महागठबंधन अपनी पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण पर अत्यधिक निर्भरता से बाहर नहीं निकल सका। टिकट बंटवारे में पक्षपात और कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम करने से स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ी। इसी का फायदा सीमांचल जैसे इलाकों में एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को मिला, जिसने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगा दी। विपक्ष की इन कमजोरियों के बीच आखिर वो क्या कारण थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे? स्क्रॉल इनकी एक रिपोर्ट में इसके 5 कारण बताए गए हैं। पहला, ज्यादातर बिहारी अभी भी नीतीश का सम्मान करते हैं। लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सत्ता विरोधी लहर नहीं है। मतदाता उन्हें सड़कें बनाने, गांवों में बिजली पहुंचाने और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार का श्रेय देते हैं।
विपक्ष के समर्थक भी मानते हैं कि काम तो किए हैं। चुनाव से ठीक पहले गरीबों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपये और मुफ्त बिजली, ने भी उनकी मदद की। दूसरा, सुशासन बनाम जंगल राज। कई बिहारी तेजस्वी यादव को उनके पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर नहीं देख पाते। लालू और राबड़ी देवी के 1990 से 2005 तक के शासन को कई लोग जंगल राज के रूप में याद करते हैं। इन मतदाताओं के लिए नीतीश कुमार कानून के शासन और सुशासन के प्रतीक हैं। तीसरा, नीतीश का वोट बैंक सुरक्षित है। जद का समर्थन मुख्य रूप से दो सामाजिक समूहों से आता है, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाएं। अति पिछड़ा वर्ग बिहार की आबादी का 36% से अधिक है और महिलाओं के बीच भी नीतीश अपनी नीतियों के कारण लोकप्रिय हैं। चौथा, बिहारी नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर लगे आरोपों पर विश्वास नहीं करते। विपक्ष ने नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन मतदाताओं पर इसका असर नहीं हुआ। और पांचवा, नीतीश भाजपा के प्रभाव में नहीं दबे हैं। एनडीए ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में झिझक दिखाई, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी थी। हालांकि चुनाव नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जदयू इस चुनाव में सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। बिहार के राजनीतिक घमासान से दूर अब रुख करते हैं जम्मू का, जहां एक धार्मिक स्थल पर भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू में युवा राजपूत सभा और कई हिंदू समूहों द्वारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अस्पताल में मुस्लिम डॉक्टरों की नियुक्ति का विरोध करने के बाद तनाव बढ़ गया है। मकतूब मीडिया के मुताबिक इन समूहों का तर्क है कि हिंदू भक्तों द्वारा वित्तपोषित संस्था को हिंदुओं को काम पर रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विवाद तब सामने आया जब पता चला कि नवस्थापित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में पहले एमबीबीएस बैच में प्रवेश पाने वाले 50 छात्रों में से 42 छात्र मुस्लिम समुदाय के थे। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल सहित विभिन्न हिंदुत्व संगठनों ने इन प्रवेशों को धार्मिक रूप से असंतुलित करार दिया और हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण या प्राथमिकता की मांग की। वीएचपी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि श्राइन बोर्ड से जुड़े संस्थानों को भक्तों की धार्मिक भावना का उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों का असर सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि असम में भी इसकी गूंज सुनाई दी, लेकिन एक विवादित अंदाज में। बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने एक्स पर फूलगोभी की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का मानना है कि यह तस्वीर दुर्भावनापूर्ण रूप से लोगिन नरसंहार को संदर्भित करती है, जो बिहार में 1989 के भागलपुर सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुई एक क्रूर घटना थी। इस घटना में 100 से अधिक मुसलमानों को मार दिया गया था और सबूत छिपाने के लिए उनके शवों को एक खेत में दफन कर ऊपर फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए थे। तब से फूलगोभी की छवियों का उपयोग अक्सर लोगेन नरसंहार को याद करने के लिए किया जाता रहा है। असम के मंत्री के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर विवादों के बीच सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर बड़ी कार्रवाई कर रही थीं। दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी के घर को ध्वस्त कर दिया। खबरों के अनुसार नबी के कार चलाने की पुष्टि हुई थी, जिसकी पहचान विस्फोट स्थल से मिले डीएनए नमूनों से हुई, जो डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मेल खाते थे। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद हुई है जिसमें माना गया था कि अभियुक्तों के घरों को ध्वस्त करना एक अवैध दंडात्मक कार्रवाई है। इस तोड़फोड़ की आलोचना करते हुए श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि घर को ध्वस्त करने से सजा नहीं मिलेगी, ये केवल सामूहिक पीड़ा देगा। उन्होंने कहा कि कानूनी जांच के माध्यम से वास्तविक अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। देश में सिर्फ बिहार में ही चुनावी हलचल नहीं थी, 7 अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजे भी कई संकेत दे रहे हैं। बिहार के अलावा 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे भी सामने आए। इनमें 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, एक तेलंगाना में और दूसरी राजस्थान में। तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर नफरती भाषणों के बावजूद भाजपा उम्मीदवार काफी पीछे रहे। जम्मू और कश्मीर में दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हार का सामना करना पड़ा। बडगाम सीट तो वह 5 दशकों में पहली बार हारी है। पंजाब की तरन तारन सीट आम आदमी पार्टी ने जीती, जबकि झारखंड की घाटशिला सीट जेएमएम ने और ओडिशा की नुआपड़ा सीट भाजपा ने जीती। चुनावी हार जीत के शोर के बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश को झकझोर देने वाले दादरी लिंचिंग मामले की यादें ताज़ा कर दी हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दादरी में मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित सभी आरोपों को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है। आउटलुक में मोहम्मद अली की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की लिखित मंजूरी से यह वापसी अनुरोध गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र न्यायालय में दायर किया गया है। गौमांस की अफवाहों से उपजी 2015 की यह लिंचिंग भीड़ की हिंसा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर एक राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन गई थी। 28 सितंबर 2015 की रात को 52 वर्षीय अखलाक को उनके घर से घसीटकर भीड़ द्वारा पीट कर मार डाला गया था। अब सरकार के इस कदम ने मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के भीतर चल रही इन घटनाओं के साथ साथ भारत के कुछ सबसे बड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में आरएसएस ने अमेरिकी कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए स्क्वायर पैटन बोग्स नाम की एक प्रमुख कानूनी फर्म को नियुक्त किया था। प्रिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में इस फर्म को संघ के साथ काम करने के लिए कुल $3,30,000 यानी करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये मिले। सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह पहली बार है जब आरएसएस ने अमेरिका में लॉबिस्ट नियुक्त किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि फर्म के पंजीकरण फॉर्म में लॉबिंग का विषय पहले अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंध सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर अमेरिकी अधिकारियों से आरएसएस का परिचय कराना कर दिया गया। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग पर लाखों डॉलर खर्च हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वन्यजीवों के आयात को लेकर केंद्र सरकार एक बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के बचाव में उतर आई है। केंद्र सरकार अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट के बचाव में उतर आई है। सरकार ने संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे साइट्स कहते हैं, कि भारत को लुप्तप्राय वन्यजीवों का आयात न करने की सिफारिश को अपरिपक्व और असंगत करार दिया है। साइट्स ने कहा था कि जब तक परमिट जारी करते समय उचित सावधानी नहीं बरती जाती, तब तक भारत को वन्यजीवों का आयात नहीं करना चाहिए। संस्था ने यह फैसला इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लिया था कि भारत ने कथित तौर पर वनतारा में आयात किए गए कुछ जंगली जानवरों के मूल की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन सरकार ने जोर देकर कहा है कि उसके पास एक सख्त और प्रभावी अनुपालन तंत्र मौजूद है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात करें तो चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा केंद्र में रहती है, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी देने में आयोग क्यों हिचकिचा रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने जून में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स को लेकर सूचना के अधिकार के तहत 2 सवाल दायर किए थे। बिहार में 2003 के स को अधिसूचित करने वाले आदेश की प्रतिलिपि मांगे जाने पर चुनाव आयोग ने न केवल यह महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान नहीं किया, बल्कि जब अपील की गई तो उसने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(3) का हवाला दिया। भारद्वाज बताती हैं कि वह धारा वास्तव में ये बताती है कि अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अधिकांश छूटें 20 वर्षों के बाद लागू होना बंद हो जाएंगी, न कि यह 20 साल से पुरानी जानकारी के खुलासे को रोकता है। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।